हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीआर पाटिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नए केस के साथ ना प्रीति राठी केस 2013 का वो केस जिस पर पूरा देश रोया था। इस केस को सुनने के दौरान मामले की सुनवाई कर रही वकील ने इस अपराध को महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी अवैनियत करार दिया था। वहीं इस केस की सुनवाई कर रही थी जज ने फैसला सुनाते समय ऐसी टिप्पणी की थी जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। आखिर ये घटना क्या थी और कहाँ घटी थी? इस केस की सुनवाई के दौरान जज ने क्या टिप्पणी की थी इस केस में और क्या कुछ हुआ था, चलो जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तारीखी से इस वीडियो में। तारीख की 1 मई 2013। वैसे तो यह तारीख अधिकारी लोगों के लिए आम दिनों की ही तरह थी, मगर दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए यह दिन बेहद खास था। आज पहली बार प्रीति दिल्ली के बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन खुशी भी थी, क्योंकि प्रीति ने वह कारनामा किया था जिस पर उसके शुद्ध परिवार को नुकसान हुआ। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के लिए खराब वह सैन्य अस्पताल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी। आईएसआई दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति दादी ने भी इस नौकरी के लिए आवेदन किया और परीक्षा में शामिल हुई और सफल भी हुई। प्रीति नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर का चयन कर ली गई। अब सभी का कोई कार्यवाही पूरी हो चुकी थी और अब प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थिर नौसेना कार्यालय में रिपोर्ट करनी थी और आईएनएस मुंबई में सेकंड लेफ्टिनेंट की ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। आईएसआई वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी, क्योंकि परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी, इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ा। पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ में जा रहे थे। इनमें से सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई के बांद्रा स्टेशन प्रति पहुंचना था। इस समय प्रति 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन प्रति आकर रुक जाती है। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ जल्दी से ट्रेन में सवार हो जाती हैं और सभी अपनी अपनी सीट प्रति बैठ जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है। इस ट्रेन में काफी भीड़ भारतीय सीट प्रति जितने लोग वहां, तो इसके अलावा काफी लोग खड़े भी थे, इसलिए बोगी के अंदर गहना गहना कुछ ज्यादा ही थी। ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से छुपाया हुआ था और केप पहनना हुआ था। वह किसी से बातें नहीं कर रहा था, लेकिन कभी बाथरूम की तरफ जाता था तो कभी वापस आकर सीट पर बैठ जाता था और वह अक्सर प्रीति को झनकने की कोशिश करता था कि बैड प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस किया था और वह कुछ ज्यादा ही सटक हो गए थे। के बीच सभी लोग लगभग सो गई। रात यूं ही गुजर जाती है। सुबह होते ही सभी लोग उठ जाते हैं और इधर ट्रेन भी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए मुंबई पहुंच जाती है। अब तारीख बदलकर 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति और उसका परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल से उतरना था। सुबह के 8:05 प्रति ट्रेन पहुंच जाती है। यहाँ प्रीति, उसके पिता, चाचा और चाची सभी ट्रेन से उतर जाते हैं। यहाँ से आप सभी अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, ट्रेन से उतरना शुरू कर देते हैं। प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वह थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, जबकि के पिता और उसके चाचा चाची प्रीति से कुछ कदम आगे चल रहे थे। जब प्रीति ने देखा कि वो चलने में अपने पिता और चाचा चाची से काफी पीछे हो गई है, तो वह भी अपने कदमों को तेजी से बढ़ाना शुरू कर देती है ताकि वह यूएन लोगों के पास पहुंच सके। अभी प्रीति ने अपने कदमों को तेजी से बढ़ाना शुरू ही किया है कि अचानक प्रीति महसूस करती है कि किसी ने उसे कंधे पर पीछे से छुआ है। प्रीति के कदम अचानक रुकते हैं और वह पीछे मुड़कर देखती है कि किसने उसे छुआ है। प्रीति जैसी ही अपना चेहरा पीछे करती है, उसे वही लड़का दिखता है जो अपने चेहरे को गम से छिपाकर उसकी बोगी में ही बैठा हुआ था और लगातार उसे देखने की कोशिश कर रहा था। उसे देखने के लिए प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह नकाबपोश लड़का एक डब्बा निकलता है।
और अगले ही पल उसे डब्बे में से कुछ प्रीति के चेहरे की तरफ फेंकता है। जैसे ही वह फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, अचानक प्रीति दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है। बेटी की आवाज सुनकर उसके पिता और चाचा चाची दौड़कर उसके पास आते हैं। दूसरे पैसेंजर भी प्रीति के आसपास जमा हो जाते हैं। प्रीति की हालत देखकर लोगों को समझ आ जाता है, दरअसल किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया है। किसी के पिता और चाचा चाची जैसे ही प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं, ऐसे के कुछ छीनते हैं। प्रीति के कपड़ों से उनके हाथों पर भी लगते हैं और यूएन लोगों के भी हाथों में जलन शुरू हो जाती है। फिर भी वह सभी अपने दर्द को भुलाकर प्रीति को संभालने में लग जाते हैं। प्रीति के पिता और चाचा तुरंत से उठते हैं और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेकर चले जाते हैं, क्योंकि प्रीति काफी तकलीफ में थी और जख्म काफी गहरा लग रहा था। इसलिए रेलवे अधिकारी तुरंत प्रीति को दूसरे अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू। स्टेशन से सभी घायल और प्रीति को बाबा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन प्रीति की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए उसे बाबा हॉस्पिटल की बजाय गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। उधर वह नकाबपोश लड़का प्रीति पर एसिड फेंकन के खराब भगाने लगता है। तभी प्रीति की लड़की सुनकर ठीक प्रीति के नजदीक खड़े समीर शेख नाम का एक युवक तुरंत उसे डब्बे को उठाकर समझने की कोशिश करता है या अचानक से हुआ क्या है, और अभी डिब्बे से संपत्ति समीर के हाथों पर भी गिरता है। वह तुरंत अब्बा आला फेंकता है और समझा जाता है कि इस लड़की पर एसिड अटैक हुआ है, और वह तेजी से इस्तेमाल नकाबपोश व्यक्ति के पीछे भगाना शुरू कर देता है। साथ ही चिल्लाता है, सलीम सलमान इस्तेमाल करते हैं, पकड़ो पकड़ो। दरअसल सलीम और सलमान भी समीर के साथ आए थे, इसलिए समीर को जब एहसास होता है कि लड़की पर ऐसे अटैक हुआ है तो वह नकाबपोश के पीछे भगाना शुरू कर देता है। साथ ही अपने दोनों जाने वालों को भी इस्तेमाल नकाबपोश लड़की को पकड़ने के लिए कहता है। वह लोग भी उसने कहा पोस्ट का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वह नकाबपोश उन सभी को चकमा देकर भाग जाने में कामयाब हो जाता है। समीर शेख, सलीम और सलमान याद रखेंगे, क्योंकि इस केस में इन तीन ने आगे बढ़कर भूमिका निभाई थी। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जहां उसका इलाज शुरू हो जाता है, जबकि प्रीति के पिता, चाचा चाची और समीर शेख को भी बाबा अस्पताल ले जाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाना शुरू कर देती है। शरीर के जख्म ज्यादा गहरे नहीं, इसलिए अस्पताल का उपयोग कुछ ही देर में छूटती है मिल जाती है और पुलिस वापस लेती है, लेकिन लेकर आती है और उसके बयान के आधार पर पंचनामा दर्ज करना शुरू कर देती है। इसके अलावा पुलिस वाहन से सबूत भी एकत्रित करती है, जो कि प्रीति को बाबा हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसकी हालत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए जल्दीबाजी में गुरु नानक अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन समस्या यह थी कि गुरु नानक अस्पताल में बर्न यूनिट नहीं थी और वहां कई अन्य सुविधाओं की भी कमी थी, इसलिए कुछ देर के लिए बुरा कर दिया। प्रीति को गुरु नानक अस्पताल से मशीन अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। मशीन अस्पताल पहुंचे हाय प्रीति का इलाज शुरू होता है। इधर पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के ये पसीना अस्पताल पहनती है, लेकिन इतना गहरा हुआ था कि प्रीति की आवाज जा चुकी थी। प्रीति का चेहरा पूरी तारीख से जल चुका था, साथ ही उसके बगीचे पर भी गंभीर घाव हुए थे। इस कारण प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। प्रीति के शरीर पर जरूर गहरे जख्म हुए, मगर प्रीति का हौसला अभी टूटा नहीं था और वह शुद्ध जज्बे और हिम्मत से लड़ रही थी। अब प्रीति जाकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, तो उसने हाथों से लिखने का इशारा किया। इसके बाद प्रीति को कलम और कागज दिया गया। प्रीति लिखकर डॉक्टर और अपने माता पिता से बात करने लगी। खबर मीडिया में भी फैल चुकी थी और धीरे धीरे यह खबर अखबारों और टेलीविजन की सुर्खियां बनने लगी। देखते ही देखते देश भर में यह मुद्दा छा गया
लोग इस एसिड अटैक के खिलाफ सड़कों पर उतरने शुरू हो गए और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया गया और जल्द से जल्द प्रीति के गुनहगारों को गिरफ्तार करके सजा देने की मांग शुरू की गई। पुलिस पर भी भारी दबाव था कि वह तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करें, लेकिन समस्या यह था कि अपराधी का कहीं से कोई क्यों नहीं मिल रहा था। हालांकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के अनुसार अपराधी का स्केच पुलिस ने तैयार करवा लिया था और अपराधी की तलाश शुरू हो गई थी। अगर पुलिस के हाथ खाली थे, आईएसआई बिट 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तनु को फोन करती है और प्रीति के बारे में पूछती है कि वह कैसी है। पवन कुमार बीटेक का छात्र था और प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान दी। इस बात की जानकारी तनु अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है और अमर सिंह जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी देते हैं कि पवन कुमार नाम की एक लड़के ने फोन करके प्रीति का हाल चाल पूछा है। यह जानकारी हाथ पुलिस को बुरा मानने के लिए आधार पर बनाया गया था कि प्रीति को दिखती है। प्रीति से पूछती है कि क्या तुम इन्हें पहचानती हो। जवाब में प्रीति बोर्ड पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति के अनुसार स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से कोई एक था, क्योंकि प्रीति ने भी पवन कुमार का नाम लिया और पवन कुमार ने फोन करके प्रीति का हाल चाल जाना था। इसलिए पुलिस का अनुमान लगाती है कि शायद पवन कुमार ने ही प्रीति पर एसिड फेंकना होगा और वहां जाना चाह रहा होगा कि प्रीति जिंदा है या मर गई है। इसलिए पवन कुमार को शक की दिन में लेते हुए पुलिस जांच शुरू कर देती है और पवन कुमार की तलाश में लग जाती है। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। इसकी रफ्तार की खबर के बुरे लोगों का गुस्सा और भड़क जाता है और वह जल्दी से जल्दी सजा दिलवाने की मांग करना शुरू कर देते हैं। लोग प्रीति के जल्द से जल्दी स्वस्थ होने की भी दुआएं कर रहे, मगर प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगाड़ती ही जा रही थी। अस्पताल में आए हुए उपयोग कई दिन हो चुके थे और यहाँ प्रीति की कई सर्जरी भी की गई थी, मगर हालत सुधारने की बजाय बिगाड़े ही जा रहे थे। प्रीति के आंतरिक अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। मशीन हॉस्पिटल के डॉक्टर को लगना लगा कि प्रीति की हालत ज्यादा गंभीर हो रही है, तो उन्होंने तुरंत प्रीति को रेफर करते हुए मुंबई हॉस्पिटल भेज दिया ताकि बेहतर इलाज मिल सके, क्योंकि इसके से लोगों का सीधा जुदा हो चुका था और लोग हर पल प्रीति के हालत में थे के बारे में मैं जानना चाहता था, क्योंकि सरकार की या फिर प्रीति को बेहतर इलाज देने की व्यवस्था की जाती है। जैसी ही प्रीति को मुंबई अस्पताल लाया जाता है, देश के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाई जाती है और उन्हें ही प्रीति के इलाज का जिम्मा दिया जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद यहाँ भी हालत सुधारने की बजाय बिगाड़ते ही जाते हैं और प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली जाती है। फिर भी डॉक्टर हार नहीं मानते हैं और प्रीति की जान बचाने की हर संभव कोशिश करते रहते हैं। एसिड अटैक को लेकर लगभग 2 महीने हो चुके थे और प्रीति अब भी हालात से लड़ रही थी, लेकिन अंत में 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रोकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। प्रीति की मौत की खबर से देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। हर कोई प्रीति के जाने से दुख में था। प्रीति की मौत के बुरे पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है, लेकिन प्रीति के घर वाले मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और प्रीति के शव के साथ ही एक आदर्श रैली निकलती जाती है। अंत में सरकार की आस से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलाने के खराब शुद्ध राज्य के सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बुरे हर किसी की एक ही मांग थी कि जल्दी से जल्दी प्रीति के बेटियों को कड़ी सजा दिलवाई जाए। पुलिस ने भी पवन कुमार नाम की लड़के को गिरफ्तार किया कर लिया था, लेकिन समस्या यह थी कि पवन कुमार के खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस भी अब तक पवन कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। आईएसआई बिच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी अपने स्टार से पता लगवाते हैं तो ये बात सामने आती है कि
2 मई 2013 यानी घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं बल्कि वह रोहतक में था। खराब पुलिस भी पवन कुमार के फोन का लोकेशन हिस्ट्री निकालती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन पवन कुमार वास्तव में रोहतक में था। पुलिस की आवाज प्रीति के पिता द्वारा यह पता लगाना पवन कुमार के इस्तेमाल के दिन रोहतक में पुलिस की बड़ी नाकामी थी और यह बात का भी संकेत था कि पुलिस इस घाटे की जांच सही तारीख से नहीं कर रही है। इसलिए प्रीति के पिता कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करते हैं और सीआईडी मुंबई से जांच की मांग करते हैं। कोर्ट यह मांग मान लेता है और मामले की जांच सीआईडी मुंबई को दे दी जाती है। इस हाथ में आते ही सीआईडी मुंबई जांच के सिलसिले में सबसे पहले प्रीति राठी के घर जाती है और कुछ जानिए छुटाना शुरू कर देती है। सीआईडी के अधिकारी प्रीति के कुछ करीबी रिश्तों से भी पूछते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार पुलिस वालों को बताती है कि पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था लेकिन प्रीति ने साफ मन कर दिया था। इसके अलावा अंकुर पवार प्रीति से ही शादी करने की इज्जत कर रहा था लेकिन प्रीति ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। प्रीति के एक रिश्ते के लिए मुताबिक किसी के बुरे अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। पुलिस के लिए यह एक बड़ा पुलिस स्टूडेंट अंकुर का पता लगाता है और उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस अंकुर से पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे। इस पर अंकुर ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाता है और स्टूडेंट अपने बयान बदलेंगे लगता है। इसके अलावा पुलिस को यह भी नजर आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के निशान है। यह जख्म वैसे ही जैसे कि संपत्ति से चलने पर होता है। अंकुर द्वारा बार बार बयान बदले जाने और अंकुर के हाथों पर जख्म के निशान देखकर पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और वह अंकुर को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को मुंबई लेकर आ जाती है। मुंबई लेकर उससे कुछ और पूछताछ की जाती है और कुछ ही समय की पूछताछ में यह साफ हो जाता है कि ऐसे फेंके वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अंकुर पवार था। पुलिस स्टूडेंट अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मेडिकल जांच के लिए जेजे हॉस्पिटल भेज देती है। हॉस्पिटल से आने के बाद पुलिस अंकुर से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में अंकुर बताता भी है कि दरअसल वह प्रीति को पसंद करती थी और उससे ही शादी करना चाहता था लेकिन प्रीति ने मन कर दिया था। आईएसआई से वह काफी चिढ़ा हुआ था। इधर प्रीति ने इंडियन नेवी में भी नौकरी हासिल कर ली थी जबकि अंकुर बेरोजगार बैठा हुआ था। इस कारण अंकुर के घर वाले उसे ताना देने लगे। इसे भी अंकुर को प्रीति से काफी जलन होने लगी थी। आईएसआई के बुरे अंकुर ने तय कर लिया था कि वह प्रीति को सबक सिखाएगा। प्रीति नेवी में नौकरी हासिल की है यह बात है जानकारी आसपास के लोगों को भी लग चुकी थी और लोग यह भी जान चुके थे कि 1 मई को प्रीति मुंबई जाएगी। अंकुर को भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी इसीलिए वह ट्रेन में सवार हुआ था। अंकुर ट्रेन के अंदर ही प्रीति पर ऐसी फेंकना चाहता था लेकिन ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा था और ऊपर से अंकुर लगकर ट्रेन में प्रीति को घूर रहा था। इस कारण उसके माता पिता कुछ ज्यादा ही सदर हो गए थे। इसलिए ट्रेन के अंदर अंकुर को प्रीति के ऊपर ट्रेन के टॉयलेट के पास भी जाकर खड़ा हुआ था कि अब अगर प्रीति यहाँ आए तो यहीं पर ऐसे एसिड देगा लेकिन प्रीति वहां नहीं मैं इसलिए अंकुर का प्लान यहाँ पर भी फेल हो गया। आखिरी जब प्रीति ट्रेन से उतरती है तब अंकुर इस्तेमाल पर संपत्ति फेंकता है। अंकुर ने जरूर अपना गुनाह कबूल किया कर लिया था लेकिन पुलिस के सामने सबूत छुटाने की बड़ी चुनौती थी इसलिए पुलिस अंकुर पवार के खिलाफ सबूत छुटाने में लग जाती है। सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर अंकुर को ऐसा दिया किसने था। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से यह कहते हुए ऐसे खरीदा था कि उसने अंकुर बैटरी नाल से अपनी दुकान खोली है इसलिए एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। अंकुर ने दुकानदार को कहा था कि वह बहुत ज्यादा एसिड खरीदेगा लेकिन ज्यादा एसिड खरीदने से पहले वहां का सैंपल देखना चाहता है।
इसलिए दुकानदार ने बतौर सैंपल का उपयोग किया एक हॉर्लिक्स के डब्बे में लगभग 2 लीटर ऐसे दे दिया था। सबूत और मजबूत होने के लिए अंकुर की फोन डिटेल निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन स्टेशन पर था और FIR उसकी लोकेशन 2 मई की सुबह यानी घाट वाले दिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर। अब अंकुर की पहचान की पुष्टि करने के लिए पुलिस चश्मदीद गवाह के सामने पहचान परेड करवाती है। पहचान परेड के दौरान एक साथ कई लोगों को खड़ा किया जाता है, उसमें अंकुर भी शामिल होता है। उसके पूरे संयुक्त राष्ट्र के लोगों को भी बुलाया जाता है जिन्होंने पहले गवाही दी थी कि हमने संपत्ति फेंकने वाले को देखा है। उनका वाहनों में से समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख अंकुर को देखते ही तुरंत पहचान लेते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि यही वही है लड़का है जो एसिड फेंकने के लिए बुरा था। तो उसके चेहरे से वो गमछा हट गया था क्योंकि समीर शेख ने ही सबसे पहले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की थी और भगाने के दौरान एक बार अंकुर पीछे मोड़ा था, इसलिए समीर शेख ने उसका चेहरा भी देख लिया था। इसके अलावा सलीम और सलमान भी अंकुर का चेहरा देख चुके थे, इसलिए परेड के दौरान इन दोनों ने भी उसे पहचान लिया। परेड के दौरान समीर इस बात की भी पुष्टि करता है कि पुलिस ने जो डब्बा घटना स्थल से बरामद किया था वही डब्बा उसने अंकुर के हाथ में भी देखा था। इन तीनों के अलावा पवन मालवीय नाम का भी एक व्यक्ति अंकुर की पहचान करता है और इस बात की गवाही देता है अंकुर ने रात ट्रेन में मौजूद था क्योंकि 4:00 बजे उन्होंने अंकुर को टॉयलेट के पास खड़े देखा था। सभी पुख्ता सबूत जमा करने के लिए इस केस में अंकुर पवार को मुख्यमंत्री आरोपी बने हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल और सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। यह जानकर आपका खून हो जाएगा, जब अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता है तो वह अक्सर मुस्कुराता हुआ आता है। कई बार वो मुस्कुराता हुआ विजय चिन्ह दिखाता था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की या से कुल 37 गवाह पेश किए जाते हैं। कोर्ट में भी आकार समीर, सलीम और सलमान शेख अंकुर की पहचान करते हुए गवाही देते हैं। सभी सबूतों और गवाहों को देखने के बाद स्पेशल कोर्ट द्वारा प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पवार को IPC की धारा 302 और धारा 326 के साथ दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई जाती है और 5,000 का जुर्माना भी लगती है। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। यह मामले में विशेष लोक अभियोजक AM चिमिलकर ने अंकुर की इस दरिंदगी को किसी भी महिला के खिलाफ कहा है अब तक की सबसे बड़ी अवैनियत करार दिया था। वहीं ISI मामले की सुनवाई कर रहे थे। जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी, एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तारीख से जल चुका था और इतना भयावह हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वह दिन मर जाती। टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए काफी है। अंकुर पवार कितना बड़ा शैतान और पत्थर दिल इंसान था, इसका अंदाज आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर जरा भी डर का भाव नहीं था। उसने प्रीति के साथ जो कुछ भी किया उसका भी अफसोस नहीं। वह कोर्ट में बड़ी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। उसकी एक क्रूर हंसी प्रीति के परिवार वालों के जख्म पर नमक जैसी थी। मुंबई सेशन कोर्ट से भले ही अंकुर को फांसी की सजा मिल गई, मगर अंकुर ने मुंबई हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस VP धर्माधिकारी और जस्टिस PD नायर कर रहे थे। इस मामले की लंबी सुनवाई जून 2019 में मुंबई हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। वैसे जिस दर्द से प्रीति गुजरी थी और जिस दर्द से प्रीति के माता पिता को गुजारना पड़ा, उसे दर्द के सामने शायद उम्र कैद की सजा तो क्या फांसी की सजा भी कम होती है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यहाँ प्रति केस समाप्त होता है। मिलते हैं अगले केस के साथ।